नमस्कार मित्रों, स्वागत है PYQ मित्रा के इस वीडियो में। नमस्कार। आज का ये डिटेल्ड विश्लेषण JPSC और JSSC एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक पे होने वाला है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं मुंडा मान की गवर्नेंस सिस्टम की। ये कोल्हान एरिया की हो ट्राइब एडमिनिस्ट्रेशन का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। देखिए, इस सिस्टम की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये केवल एक ऐतिहासिक विषय नहीं है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये सेल्फ गवर्नेंस और आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब ये बताता है कि कैसे एक कम्युनिटी ने अपनी शर्तों पर प्रशासन चलाया। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हमारे पास सोर्सेज और नोट्स का एक अच्छा खासा स्टैक है। हाँ, और हम बिना किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के स्ट्रिक्टली सिलेबस के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालेंगे। एकदम सही अप्रोच है। लेकिन सिस्टम को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये किन लोगों का सिस्टम है। मतलब इसका डेमोग्राफिक और ज्योग्राफिक ब्लूप्रिंट क्या है। हाँ, ये फाउंडेशन समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हम बात कर रहे हैं हो ट्राइब की। अच्छा। पॉपुलेशन के टर्म्स में हो ट्राइब झारखंड की 4th लार्जेस्ट ट्राइब है। और यहाँ एस्पिरेंट्स को ये याद रखना चाहिए कि ये बेसिकली मुंडा ट्राइब की ही एक सब ब्रांच है। यानी इनकी रूट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। जी। और इनका ज्योग्राफिक बेस कहाँ है? इनका मुख्य ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन कोल्हान एरिया में है। हाँ, कोल्हान एरिया। बिल्कुल। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपनी आइडेंटिटी और सेल्फ गवर्नेंस के फियर्स प्रोटेक्शन के लिए जाने जाते हैं। मतलब ये बाहरी इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं करते। एकदम सही कहा आपने। तो ऐसे इंडिपेंडेंट लोगों को मैनेज करने के लिए आर्किटेक्चर भी बहुत सॉलिड चाहिए होगा। हाँ, और वही इस एडमिनिस्ट्रेशन की खूबसूरती है। ये पूरा गवर्नेंस सिस्टम एक डुअल टियर एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर पर काम करता है। डुअल टियर मतलब दो स्तरीय प्रणाली। जी, इसका जो टियर 1 है, यानी जो बॉटम फाउंडेशनल विलेज यूनिट है, उसे हातू या ग्राम पंचायत कहते हैं। हातू। और इसे हेड कौन करता है? इसे हेड करता है मुंडा। मुंडा अपने गांव का अनडिस्प्यूटेड हेड होता है। तो ये हो गया टियर 1। और टियर 2? टियर 2 जो टॉप लेवल है उसे पीड, परहा या पट्टी कहा जाता है। अच्छा, पीड। हाँ, ये बेसिकली एक इंटरस्टेट पंचायत या कलेक्टिव क्लस्टर होता है जिसमें 5 से 12 विलेजेस शामिल होते हैं। 5 से 12 विलेजेस? बिल्कुल। और इस पूरे क्लस्टर को जो हेड करता है उसे मानकी कहते हैं। अगर मैं इसे आज के कॉन्टेक्स्ट से कंपेयर करूं तो ये ऐसा है जैसे हमारी लोकल ग्राम पंचायत है और उसके ऊपर कई गांवों को मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल काम करता है। एकदम सटीक एनालॉजी है। ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितना स्ट्रक्चर्ड था। चलिए अब ऑफिशियल्स की डायरेक्टरी देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। टियर 1 गवर्नेंस यानी हाथू में मुंडा के पास एग्जैक्टली क्या पावर्स होती थी? देखिए, मुंडा अनडिस्प्यूटेड विलेज हेड है। उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और रेवेन्यू कलेक्शन, तीनों पावर्स? हाँ, ये तीनों पावर्स मुंडा के ही पास होती थी। लेकिन एक ही इंसान के पास इतनी पावर होना थोड़ा डिक्टेटोरियल नहीं हो जाता? What's fascinating here is कि फैसले डिक्टेटोरियल बिल्कुल नहीं होते थे। अच्छा। इसका ऑपरेशनल प्रिंसिपल था यूनानिमस कंसेंट। यानी आम सहमति? बिल्कुल। कोई भी फैसला लेने के लिए सभी फैमिली हेड्स का कंसेंसस जरूरी होता था। मुंडा अकेले अपनी मर्जी नहीं थोप सकता था। ये तो बहुत ही डेमोक्रेटिक अप्रोच है। लेकिन मुंडा अकेले पूरे गांव में कम्युनिकेशन कैसे मैनेज करता था? उसके लिए एक ऑफिशियल असिस्टेंट होता था जिसे डाकुआ कहते हैं। डाकुआ? हाँ, हर गांव में करीब 2 से 3 डकुआस होते थे। डकुआ बेसिकली मुंडा का ऑफिशियल असिस्टेंट और मैसेंजर होता है जो विलेज पॉपुलेशन तक ऑर्डर्स पहुंचाता था। समझ गई। तो टियर 1 पर मुंडा और डकुआ हो गए। अब अगर कोई विवाद गांव के लेवल पर यानी हाटू लेवल पर सॉल्व नहीं होता है तो क्या होता था? तब वो डिस्प्यूट टियर 2 गवर्नेंस यानी पीड लेवल पर मांकी के पास जाता था। अच्छा। मांकी जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ पीड है। वो सुप्रीम असेंबलीज को प्रिसाइड करता है जहां सारे सबऑर्डिनेट मुंडाज और डकवाज मौजूद होते हैं। लेकिन क्या जुडिशियल मैटर्स भी मंकी अकेले देखता था? नहीं, जुडिशियल मैटर्स के लिए एक अलग से डेजिग्नेटेड जुडिशियल हेड या काउंसिल होती थी जिसे पिरपंच कहा जाता था। पिरपंच? हाँ, ये पीड लेवल पर जुडिशियल मैटर संभालते थे। एक चीज मुझे यहाँ बहुत हैरान कर रही है। क्या? उस जमाने में भी फंक्शनल ब्रांचेस कितनी क्लियर थी। मतलब रेवेन्यू और स्पिरिचुअल मैटर्स के लिए अलग ऑफिशियल्स थे, मदद करता था। और स्पिरिचुअल मैटर्स के लिए? स्पिरिचुअल मैटर्स के लिए द्योरी होता था। द्योरी? जी, वो रिलीजियस हेड होता था।
गांव की सारी पूजास, फेस्टिवल्स और रिलीजियस डिस्प्यूट्स वही संभालता था। और शायद उसका एक असिस्टेंट भी होता था। हाँ, यात्रा द्योरी। यात्रा द्योरी, सही। ये वाकई हैरान करने वाला है कि उस समय भी रेवेन्यू और स्पिरिचुअल मैटर्स के लिए बिल्कुल अलग और स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस थीं। बिल्कुल। अब प्रशासन को चलाने के लिए रूल्स और इकोनॉमी की भी तो जरूरत होती है। हाँ, बिना इकोनॉमी के एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा? तो इनका जुरिस्प्रूडेंस और पीनल कोड कैसे काम करता था? देखिए, इनका पीनल कोड बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ऑर्डिनरी ऑफेंसेस को फाइनेंशियल या मटेरियल पेनल्टीज के जरिए सुलझाया जाता था। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि इस पेनल्टी से जो फंड जमा होता था, वो कहाँ जाता था? उसका इस्तेमाल मास सेलिब्रेशंस और कम्युनिटी फीस्ट्स में किया जाता था। मतलब पेनाल्टी का पैसा कम्युनिटी की भोज में? हाँ, अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल का रेस्टोरेटिव जस्टिस मॉडल है। बिल्कुल। लेकिन सीरियस ऑफेंसेस और टैबूज के मामले में सिस्टम बहुत सख्त था। सीरियस ऑफेंसेस जैसे विचक्राफ्ट प्रैक्टिसेस, ब्लड रिलेटिव्स के साथ सेक्सुअल रिलेशंस या दूसरी कास्ट्स के साथ खाना पीना। इन मामलों में क्या सजा मिलती थी? इसमें सिवियर सोशल एक्सक्लूजन होता था। ऑफेंडर को पूरी तरह से उनके गोत्रा या क्लैन से बाहर निकाल दिया जाता था। मतलब पूरी तरह से एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाता था। हाँ। क्या कास्ट ऑफेंसेस में वापसी या रीएडमिशन संभव थी? संभव तो थी, लेकिन इसके लिए एक मैसिव फीस्ट होस्ट करना पड़ता था। एक बड़ा भोज? हाँ, एक बहुत बड़ा भोज देना पड़ता था, तब जाकर समाज में वापसी होती थी। ये तो बहुत ही हैवी पेनल्टी है। चलिए अब द इकोनॉमिक इंजन की बात करते हैं। टैक्सेस और फाइन्स का फ्लो कैसा था? टैक्स फ्लो बहुत ही क्लियर था। 1 रुपये पर विलेज कलेक्ट होता था। ये कलेक्शन सबसे पहले नोड 1 यानी मुंडा के पास आता था। ठीक है। फिर मुंडा उसे नोड 2 यानी मानकी को ट्रांसफर करता था और आउटपुट के रूप में मानकी द्वारा 12 आनाज गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा किए जाते थे। 1 रुपी से मुंडा, फिर मानकी और फिर 12 आनाज गवर्नमेंट ट्रेजरी में। एकदम सही। और फाइन्स का फ्लो कैसा था? फाइन्स को 50-50% में बांटा जाता था। अच्छा। जो टॉप ब्रांच का 50% था, वो डकुआ को उनके पियोन वर्क के रेम्यूनरेशन के रूप में मिलता था। उनकी सैलरी की तरह। हाँ, और बाकी का बॉटम ब्रांच वाला 50% सीधा हाथू फंड यानी विलेज फंड में जमा होता था, जहां से मैस सेलिब्रेशंस होती थी। बिल्कुल। ये बहुत ही सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल था, लेकिन फिर ये बेहतरीन सिस्टम खतरे में कैसे पड़ गया? देखिए, खतरे की शुरुआत बाहरी इंटरफेरेंस से हुई। पोस्ट मुगल ट्रांजिशन में ब्रिटिशर्स ने सिंह भूमि पर अपना जुरिस्डिक्शन क्लेम किया, लेकिन वो टैक्सेस रिकवर करने में बुरी तरह फेल रहे। तो द कैटलिस्ट क्या बना? ट्रिगर तब हुआ जब ब्रिटिश फोर्सेस ने आर्बिट्ररी टैक्स कलेक्शंस और ट्राइबल लाइफ में हेवी हैंडेड इंटरफेरेंस शुरू कर दिया, जो कि हो ट्राइब को बिल्कुल मंजूर नहीं था। एकदम नहीं। इसके विरोध में हो ट्राइब ने फियर्स कोल रिबेलियन लॉन्च कर दिया। कोल रिबेलियन ये 1830 से 1832 के बीच हुआ था ना? हाँ, बिल्कुल। और इस रिबेलियन का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि ब्रिटिश समझ गए कि वो ताकत से शासन नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें ट्राइबल्स के साथ फॉर्मल ट्रीटी करनी पड़ी, जिसे हम द सेटलमेंट कहते हैं। और यहीं से कॉडिफिकेशन की शुरुआत होती है, द विल्किंसन रूल ऑफ 1837। बिल्कुल। बड़ी बात, ये दोनों पोजीशंस परमानेंटली हेरिडिटरी बना दी गई, यानी वंशानुगत। हाँ। और इस कोड में टोटल 32 स्पेसिफिक प्रोविजंस थे, है ना? जी। इन प्रोविजंस ने ट्रेडिशनल हो पीनल, कल्चरल और टैक्स सिस्टम्स को ऑफिशियल लॉ में पूरी तरह से इंटीग्रेट कर दिया। ये तो बहुत बड़ी जीत थी। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो हमें जुरिस्डिक्शनल बाउंड्रीज का एक पूरा डैशबोर्ड दिखाई देता है। वो कैसे? ट्राइबल जुरिस्डिक्शन यानी मंकी मुंडा अथॉरिटी के पास लैंड, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, फैमिली मैटर्स, सोशल मैटर्स, स्मॉल क्रिमिनल केसेस और विलेज टैक्स कलेक्शन की पावर्स रही। और ब्रिटिश जुरिस्डिक्शन के पास क्या रहा? ब्रिटिश जुरिस्डिक्शन को ज्यादातर मामलों से आउट ऑफ रूल रखा गया। उनके पास सिर्फ मर्डर और रॉबरी के केसेस रहे। बस मर्डर और रॉबरी? हाँ, मतलब बाकी सब कुछ मुंडा मंकी के हाथ में। बिल्कुल। और रिजल्ट ये रहा कि ये सिस्टम वाइडली सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि जनरल पब्लिक को मुंडा के सेंस ऑफ जस्टिस में गहरा विश्वास था। ये वाकई में एक इनक्रेडिबल हिस्टोरिकल इंसाइट है। हाँ। लेक्चर को समराइज करते हुए मैं द लेगेसी ऑफ हो सेल्फ गवर्नमेंट की 3 पिलर्स हाईलाइट करना चाहूंगी। बिल्कुल। पहला है गवर्न्ड बाय कंसेंट। ब्रिटिशर्स भी समझ गए थे कि कोल्हान के लोगों को लड़कर नहीं जीता जा सकता, गवर्नेंस सिर्फ उनकी सहमति से संभव है। सही बात है। दूसरा है ट्रायम्फ ऑफ आइडेंटिटी। मुंडा मंकी महासभा का फॉर्मल रिकग्निशन इंपीरियल एसिमिलेशन के खिलाफ ट्राइबल आइडेंटिटी की एक बहुत बड़ी जीत थी। एकदम सही। वाइब्रेंट और लिविंग लैंडस्केप है।
देखिए, इन सब बातों से एक बहुत साफ कंक्लूजन निकलता है। कैसे ये मुंडा मान की गवर्नेंस सिस्टम मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही स्थापित एक सफल डेमोक्रेटिक ब्लूप्रिंट था। ये साबित करता है कि असली प्रशासन केवल शक्ति से नहीं बल्कि लोगों की सहमति और संस्कृति के सम्मान से चलता है। जेपीएससी एस्पिरेंट्स, इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यही थे। थैंक यू।